फिर लूट कर ले गया और 17 साल बराबर वो आता रहा और लूट कर ले जाता रहा। तो वो टैक्स भी उनको मिल गए थे कि एक एक मंदिर में इतनी संपत्ति, इतनी पूंजी है, इतना पैसा है भारतवर्ष में, तो चलो इस देश को लूटा जाए। और उस जमाने में एक जानकारी और दे दूं, ये यूरोप वाले और अमेरिका वाले जितना अपने आप को विकसित कहें, सच्चाई ये है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी यूरोप के देशों में थी। खाने पीने को भी कुछ होता नहीं, प्रकृति ने उनको हमारी तरह कुछ भी नहीं दिया, ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जितने हमारे पास है, न मौसम बहुत अच्छा है, न खेती बहुत अच्छी होती थी, और उद्योगों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। 13वीं और 14वीं शताब्दी में तो यूरोप में कोई उद्योग नहीं होता। तो उन लोगों का मूलतः जीविका का जो साधन था वो लुटेरेपन के काम से जीविका चलाते थे, चोरी करते थे, डकैती डालते थे, लूट डालते थे। ये मूल काम करने वाले यूरोप के लोग थे। तो उनको पता लगा कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष में इतनी संपत्ति है, तो चलो उस देश को लूटा जाए। और वास्को डी गामा ने आकर हिंदुस्तान में लूट का एक नया इतिहास शुरू किया। उसके पहले भी लूट चली हमारी, महमूद गजनवी जैसे लोग हमको लूटते रहे, लेकिन वास्को डी गामा ने आकर लूट को जिस तरह से केंद्रित किया और ऑर्गेनाइज किया, वो समझने की जरूरत है। उसके पीछे पीछे क्या हुआ, पुर्तगाली लोग आए, उन्होंने 70-80 वर्षों तक इस देश को खूब जमकर लूटा। पुर्तगाली चले गए इस देश को लूटने के बाद, फिर उसके पीछे फ्रांसीसी आए, उन्होंने इस देश को खूब जमकर लूटा, 70-80 वर्ष उन्होंने भी लूटा। उसके बाद डच आ गए, हॉलैंड वाले, उन्होंने इस देश को लूटा। और उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए हिंदुस्तान में, लूटने के लिए ही नहीं बल्कि इस देश पर राज्य भी करने के लिए। पुर्तगाली आए लूटने के लिए, फ्रांसीसी आए लूटने के लिए, डच आए लूटने के लिए, और फिर पीछे से अंग्रेज चले आए लूटने के लिए। अंग्रेजों ने लूट का तरीका बदल दिया। ये अंग्रेजों से पहले जो लोग लूटने के लिए आए वो आर्मी लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, तलवार लेके आए थे और जबरदस्ती लूटते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि लूट का सिलसिला बदल दिया और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, उसका नाम ईस्ट इंडिया रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके सबसे पहले सूरत में आए, इसी गुजरात में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब जब इस देश की लूट हुई है गुजरात के रास्ते हुई। जितने लोग इस देश को लूटने के लिए आए बाहर से, वो गुजरात के रास्ते घुसे इस देश में। इसको समझिए क्यों, क्योंकि गुजरात में संपत्ति बहुत थी और आज भी है। तो अंग्रेजों को लगा कि सबसे पहले लूटने के लिए चलो सूरत में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं गए, सबसे पहले सूरत में आए और सूरत में आके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोठी बनानी है, ऐसा वहां के नवाब के सामने उन्होंने फरमान रखा। बेचारा नवाब सीधा साधा था, उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोठी बनाने के लिए जमीन दे दी। कभी आप जाइए सूरत में, वो कोठी आज भी खड़ी हुई है, उसका नाम है कूपर विला। एक अंग्रेज था, उसका नाम था जेम्स कूपर। 6 अधिकारी आए थे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनमें से एक अधिकारी था जेम्स कूपर। तो जेम्स कूपर ने अपने नाम पर उस कोठी का नाम रख दिया कूपर विला। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कोठी बनी सूरत में। सूरत के लोगों को मालूम नहीं था कि जिन अंग्रेजों को कोठी बनाने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, बाद में यही अंग्रेज हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। अगर ये पता होता तो कभी अंग्रेजों को सूरत में ठहरने की भी जमीन नहीं मिलती। अंग्रेजों ने फिर वही किया, उनका जो असली चरित्र था। पहले कोठी बनाई, व्यापार शुरू किया, धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में उनका व्यापार फैला और सन 1612 में सूरत के नवाब की हत्या कराई। जिस नवाब से जमीन लिया कोठी बनाने के लिए, उसी नवाब की हत्या कराई अंग्रेजों ने। और 1612 में जब नवाब की हत्या करा दी उन्होंने, तो सूरत का पूरा बंदरगाह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। और अंग्रेजों ने जो काम सूरत में किया था 1612 में, वही काम कलकत्ता में किया, वही काम मद्रास में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, वही काम लखनऊ में किया। माने जहां भी अंग्रेज जाते थे अपनी कोठी बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके, उस हर शहर पर अंग्रेजों का कब्जा होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराया जाता था। 150 वर्षों के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने सारे देश को अपने कब्जे में ले लिया। 1750 तक आते आते सारा देश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया। किसी को नहीं मालूम था कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम व्यापार के लिए छूट दे रहे हैं,
जिन अंग्रेजों को हम व्यापार के लिए जमीन दे रहे हैं, जिन अंग्रेजों को व्यापार के लिए हिंदुस्तान में हम बुला के ला रहे हैं, वही अंग्रेज इस देश के मालिक हो जाएंगे, ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था। अगर ये अंदाजा होता तो शायद कभी उनको छूट न मिलती। लेकिन 1750 में ये अंदाजा हुआ, और अंदाजा हुआ एक व्यक्ति को, उसका नाम था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको ये अंदाजा हो गया कि अंग्रेज इस देश में व्यापार करने नहीं आए हैं, इस देश को गुलाम बनाने आए हैं, इस देश को लूटने के लिए आए हैं, क्योंकि इस देश में संपत्ति बहुत है, क्योंकि इस देश में पैसा बहुत है। तो सिराजुद्दौला ने फैसला किया कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए सिराजुद्दौला ने युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ। इतिहास की चौपड़ी में आपने पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध हुआ 1757। लेकिन इस युद्ध की एक खास बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज के समय में भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, मैं बचपन में जब विद्यार्थी था, कक्षा 9 में पढ़ता था मैं, तो मैं मेरे इतिहास के अध्यापक से ये पूछता था कि सर मुझे ये बताइए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कितने सिपाही थे लड़ने वाले। तो मेरे अध्यापक कहते थे मुझको नहीं मालूम। तो मैं कहता था क्यों नहीं मालूम? तो कहते थे कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, तो मैं तुमको कहां से पढ़ा दूं? तो मैं उनको बराबर एक ही सवाल पूछता था कि सर आप जरा ये बताइए कि बिना सिपाही के कोई युद्ध हो सकता है कि नहीं? तो फिर हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि युद्ध में कितने सिपाही थे अंग्रेजों के पास? और उसके दूसरी तरफ एक और सवाल मैं अक्सर पूछता था कि अच्छा ये बताइए अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे, ये तो हमको नहीं मालूम। सिराजुद्दौला जो लड़ रहा था हिंदुस्तान की तरफ से, उसके पास कितने सिपाही थे? तो कहते थे वो भी नहीं मालूम। प्लासी के युद्ध के बारे में इस देश में इतिहास की 150 किताबें हैं जो मैंने देखी हैं। उन 150 में से एक भी किताब में ये जानकारी नहीं दी गई है कि अंग्रेजों की तरफ से कितने सिपाही